हेलो बच्चों, आज मैं आपसे 2 मिनट कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो, अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ काम करते हैं, अपनी पूरी एफर्ट लगा देते हैं, पूरा जान झोंक देते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अगेंस्ट काम कर रही होती हैं और हमको डीमोटिवेट कर रही होती है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम फेल हो रहे हैं, हम डीमोटिवेट हो रहे हैं, हम कर तो रहे हैं बट उसका पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसे समय में क्या करें? तो कुछ बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट होके काम छोड़ देते हैं, बोलते हैं हमसे तो होगा ही नहीं। लेकिन इसको पॉजिटिव वे पे लो। यहाँ पे ये जो समय है ये बहुत क्रूशियल होता है। यहाँ पे हमको डिसीजन लेना पड़ता है। 2 ही हमारे पास रास्ता है, एक तो हम काम छोड़ दें, जो कर रहे हैं उसको छोड़ दें, गोल खत्म, सब खत्म, हम खत्म। दूसरा एक होता है, उठो, खड़े हो जाओ, लड़ो, करके दिखाओ, अपने अंदर एनालिसिस करो कि क्या छूट रहा है, क्या मिसिंग है, वो चीज को आप पकड़ो, कैच करो और फिर से वापस रीस्टार्ट करो। वापस से अपना पूरा पोटेंशियल दे दो कि कहाँ मैंने छूटा है, क्या मिस्टेक मैंने किया है, और बाद में आप देखना, आप जब पूरे पोटेंशियल के साथ काम करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। और यही लोग जो आपकी बुराई करते हैं वही आपकी तारीफ करेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है। जो भी आज सक्सेसफुल पर्सन बने हैं उन्होंने कभी काम करना नहीं छोड़ा। कितनी नेगेटिविटी आई, कितना बुराई किया गया, कितना बुरा भला बोला गया, वो अपना काम नहीं छोड़ा। तो जो बच्चा पॉजिटिव होके पूरे काम को करेगा, 101% वो सक्सेस करेगा। तो ये आज मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होते रहते हैं, उनको लगता है ये मेरे से होगा ही नहीं। आपका ये गलत फहमी है बेटा, आपसे होगा। बिलीव करो, आप अपने ऊपर बिलीव करो। अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो फिर बाहर वाले कैसे आपसे बिलीव कर सकते हैं, है ना? तो इसको समझो आप, ठीक है, और इसे पॉजिटिव वे पे लो और फिर अगेन एज ए फाइटर आप लड़ने चले जाओ। तो मेरा नाम है रमन विश्वास। आज मैं आप लोगों के सामने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 3rd लेक्चर लेके आया हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा या सजेस्ट करूँगा पूरे वीडियो लेक्चर को देखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन जो है 2020 में नीट में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, जेई में भी इससे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसी को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, दैट इज क्वालिटेटिव एक्सपेक्ट। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, कहाँ प्रोडक्ट बनेगा, इसको समझने के लिए हम लोग को 2-4 फैक्टर को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और यही कारण है कि बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि उनको पूरे फैक्टर मालूम ही नहीं है। वो उसको अच्छे से एनालिसिस नहीं कर पाते या उसको जो है पढ़ते नहीं है ढंग से, तो उनका आंसर जो है वो गलत हो जाता है, डिमोटिवेट हो जाते हैं। अच्छा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, कुछ चीज़ें याद करने वाली होती हैं और कुछ चीज़ें समझने वाली होती हैं। तो जो याद करने वाली चीज़ें हैं बेटा, उसको मैं ट्रिक के थ्रू आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप उसको याद करोगे। और जो आपको समझना है वो तो मैं यहाँ पे बोर्ड में समझाऊंगा ही। तो आप लोग क्या करना, इसको फोकस होके एक एक चीज को देखना। तो हेडिंग लिखेंगे, हमारा जो टॉपिक है दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट क्या होता है बेटा? क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा प्रोडक्ट हमारा बनेगा। एनोड में कुछ रिएक्शन हो रही होंगी, कैथोड में कुछ रिएक्शन हो रही होंगी। तो एनोड रिएक्शन क्या है, कैथोड रिएक्शन क्या है, इसकी एनालिसिस करना ही क्वालिटेटिव एस्पेक्ट कहलाता है। तो जैसे कि मैंने तुम लोग को पहले लेक्चर में, इससे पहले वाला जो 2nd लेक्चर है उसमें बताया था कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, उसके अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। जैसे कि मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहा हूं, यहाँ पे एक कंटेनर लिया हूं, स्टील वेसल, ये हमारे पास हो गया इलेक्ट्रोड,
ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, और इस पूरे कंटेनर को हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट करते हैं। अब बैटरी का काम क्या है बेटा, इसका काम है ये इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में बदल देना। इलेक्ट्रोड का काम क्या है, कंडक्शन का होता है, तो इलेक्ट्रोड यहाँ पे कंडक्ट करेगा। इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही बैटरी इसमें कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट चालू हो जाता है। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या होता है, कुछ पॉजिटिव आयन होते हैं और कुछ नेगेटिव आयन होते हैं। इनमें मूवमेंट होने लगता है, ये मूव करने लगते हैं। कहाँ की तरफ मूव करते हैं, पॉजिटिव वाला नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और नेगेटिव वाला पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव करता है। अब यहाँ जाके वो रेडॉक्स रिएक्शन करेंगे। अब रेडॉक्स रिएक्शन करके उन लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। तो ये जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसी को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। तो यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर्स लिख लो बेटा पहले, उसी को हम लोग एक एक करके स्टडी करेंगे। तो पहला फैक्टर होता है बेटा द ईज ऑफ डिस्चार्ज। तो बेटा देखो यहाँ पे क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, और चार्ज का होना अच्छी बात नहीं है, अनस्टेबिलिटी बढ़ती है इसमें। तो कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करना चाहता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के पास जाएंगे, इलेक्ट्रॉन या तो देंगे या तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे जाके वो न्यूट्रलाइज होंगे और रेडॉक्स करने वाले हैं। तो रेडॉक्स करने वाले, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईज ऑफ डिस्चार्ज का मतलब होता है एक ऐसा टेंडेंसी जिसके वजह से वो तुरंत वो इलेक्ट्रोड के पास जाएगा और जाके वो अपने आप को न्यूट्रलाइज करेगा। जिसको ज्यादा तकलीफ है, जो ज्यादा अनस्टेबल है, वही जाता है और जाके क्या करता है, अपने आप को न्यूट्रलाइज करता है। जिसको कम तकलीफ है, यानी कम बोल सकते अनस्टेबल है, वो क्या करेगा, वो आराम से बैठे रहेगा, वो जल्दी से नहीं जाएगा, तो उसका ईज कम हो गया। जो ज्यादा अनस्टेबल है उसका ईज ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रॉड, क्योंकि इलेक्ट्रॉड भी कभी कभी अपना खुद का एफर्ट लगाता है। वो इलेक्ट्रोलाइट से, जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके आयंस को अपनी तरफ खींचता है। तो इलेक्ट्रॉड का भी एक इंपॉर्टेंस होने वाला है। तीसरा हमारे पास होने वाला है दैट इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का भी कंसंट्रेशन होता है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, देखेंगे इसको। चौथा होता है हमारे पास ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल, अब देखो बेटा ओवर पोटेंशियल जो होता है उसको हम लोग समझेंगे लेकिन गैल्वेनिक सेल पे। गैल्वेनिक सेल जब पढ़ेंगे ना उस समय हमारे पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड आएगा, उसके बाद हम लोग इसको समझेंगे। अभी इसको हम लोग को समझने की जरूरत है, केवल हम लोग इसको और इसको, ये तीनों को अगर समझ लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, द ईज ऑफ डिस्चार्ज सबसे इंपॉर्टेंट। फिर इलेक्ट्रॉन भी देखेंगे, कंसंट्रेशन भी देखेंगे, इसके एक आध केस है, उसको आप पढ़ लोगे तो काफी है। ठीक है, अच्छा ये जो ओवर पोटेंशियल वाला है ये आपको जेई एडवांस के लिए है। ठीक है, ये जेई एडवांस के लिए, मतलब उन बच्चों को इसको जरूर पढ़ना चाहिए जो जेई एडवांस के लिए तैयारी कर रहे हैं। और बाकी नीट अगर जेई मेंस के लिए कर रहे हो तो ये तीनों से काम आपका चल जाएगा। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं। बाय केस को लेके अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखो द ईज ऑफ डिस्चार्ज लिखा है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे मैं एक एग्जांपल के लिए हम लोग समझते हैं, पहले अपन लिख लेते हैं टॉपिक द ईज ऑफ डिस्चार्ज, इसको हम लोग समझते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, केस एक एक करके उठाते हैं। केस, तो केस नंबर 1 में हम लोग क्या करने वाले हैं, केस 1, इसमें हम लोग 1 एनायन एंड 1 कैटायन लेंगे। मतलब एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसमें एक एनायन होगा एक कैटायन होगा, उसी के बारे में समझेंगे कि वो कैसे जाके प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग ले लेंगे NaCl फ्यूज्ड। अब NaCl फ्यूज्ड का मतलब क्या होता है बेटा, NaCl जो है उसको इतना हीट किया गया है कि वो मेल्ट हो गया है, मोल्टन स्टेट भी बोलते हैं इसको। अब ये मेल्ट होके क्या करेगा, आयंस देगा। तो आयंस देगा तो क्या होगा, Na+ बनता है और Cl- बनता है। इसी हम बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन। मतलब इसका आयोनाइजेशन हो गया। ये पहले यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल नहीं था, ये न्यूट्रल पार्टिकल था, अब वो टूट के चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, इसी को हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन।
अब ये जो आयोनाइजेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसी का फर्दर क्या होने वाला है, रिएक्शन होके इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट में कन्वर्जन होने वाला है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो पॉजिटिव वाला जो पार्ट होता है उसका रिडक्शन होता है और जो नेगेटिव वाला जो पार्ट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है। अब एक चीज समझ लो, यहाँ पे दो टर्मिनल थे हमारे पास, एक है पॉजिटिव और एक है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को हम लोग बोलते हैं एनोड। अब जो नेगेटिव वाला है वो कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे जाके क्या करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा के दिया है कि ऑक्सीडेशन करेगा। तो इस एनोड पे ये नेगेटिव पार्टिकल जाके ऑक्सीडेशन करने वाले, मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होने वाला है। आप देख भी सकते हो इसको, ये नेगेटिव पार्टिकल है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले यहाँ पे। रिडक्शन करने वाला कौन, पॉजिटिव पार्टिकल। पॉजिटिव पार्टिकल का मतलब क्या होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सा है भाई, जिसके पास जो चीज नहीं है उस चीज को एक्सेप्ट करेगा, और जिसके पास ज्यादा है वो क्या करेगा, उसको लूज कर जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, सोचना है कि एनोड का रिएक्शन और कैथोड का रिएक्शन। एनोड में क्या होता है और कैथोड में क्या होता है ऑलरेडी आप लोग को मालूम है। कौन जाएगा ये भी आप लोग को समझ में आ चुका है कि एनोड मतलब नेगेटिव पार्टिकल्स जाएंगे, मतलब यहाँ पे Cl माइनस जाएगा। अब जाके इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन जब भी लूज करेगा तो प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन हमको दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2Cl, सॉरी यहाँ पे क्या होगा Cl2 बन जाएगा, क्योंकि गैस के फॉर्म में ये स्टेबल होता है। तो नेचर में जिस तरीके से हमको मिलता है वही फॉर्म यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे Cl2 गैस बनेगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए तो इसको बैलेंस कर दो। तो एक तो हमारे पास ये हो गया। कैथोड का रिएक्शन, यहाँ पे Na+ जाएगा और यहाँ पे जाके क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमको इलेक्ट्रॉन दिखाई देने वाले हैं, यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है। प्रोडक्ट साइड में अगर इलेक्ट्रॉन दिखाई दिया रिडक्शन, रिएक्टेंट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखाई देंगे तो यानी कि रिडक्शन हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन। बात समझ आया सबको। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, Na सॉलिड डिपॉजिट हो जाएगा। अब नेट रिएक्शन की मैं बात करता हूँ। नेट रिएक्शन में क्या होता है, नेट रिएक्शन, तो बेटा यहाँ पे नेट रिएक्शन में क्या होता है, ये दोनों रिएक्शन को ऐड करना पड़ता है, दोनों रिएक्शन को मर्ज करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ Na+ इलेक्ट्रॉन गिव्स यू Na सॉलिड, और यहाँ पे 2Cl- जो है वो जाके क्या बनेगा, Cl2 गैस बनेगा, और ये दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब एक चीज याद रखना, जब भी नेट रिएक्शन लिखते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बैलेंस करना पड़ता है। तो इसको पूरे को अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2 से और ये भी 2 से। देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया ना, दोनों का इलेक्ट्रॉन सेम हो गया। अब जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो कट हो जाएंगे। अब ये कट हो जाएगा तो टोटल यहाँ पे जितने भी हमारे पास स्पीसीज दिख रहे हैं उनको लिख दो। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2Na+ प्लस 2Cl-, it will gives you 2Na solid प्लस Cl2 गैस। ये हमारा नेट रिएक्शन हो गया। ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस के बाद हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहे हैं यहाँ पे Na सॉलिड और Cl2 गैस बन रहे हैं, है ना। तो ये हमारे पास नेट रिएक्शन हो गया। इसी तरीके से हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी केस नंबर 2 लेंगे और उसी के बाद हमको समझ में आएगा ईज ऑफ डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अभी NaCl फ्यूज लिया था, केस में मैं ले लेता हूं NaCl एक्वस। अब एक्वस लेने के बाद क्या होता है बेटा, यहाँ पे अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि देखो इलेक्ट्रोड का भी अपना खुद का एक क्या बोलते हैं वैल्यू होता है। तो हम लोग यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रोड लेने वाले हैं, चाहे इस केस में बात करूं चाहे इस केस में बात करूं, तो यहाँ पे हम लोग प्लेटिनम या फिर कार्बन ग्रेफाइट लेने वाले हैं। कार्बन ग्रेफाइट ये इलेक्ट्रोड हम क्यों लेंगे बेटा, क्योंकि प्लेटिनम और कार्बन जो ग्रेफाइट होता है ये इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है ऐसे इलेक्ट्रोड जो खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ओनली दे विल गिव देयर सरफेस फॉर रिएक्शन एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। केवल दो ही काम होता है, सरफेस देंगे और कंडक्ट करेंगे। ये दो चीज करेंगे, खुद का पार्टिसिपेशन नहीं होता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। आपको कुछ इनर्ट इलेक्ट्रोड को याद कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों लिख दिया है, प्लेटिनम और कार्बन। तो आप इसको याद कर लो, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। समझ में आ गया। तो ये जो नेक्स्ट केस है इसमें भी हम लोग क्या लेने वाले हैं,
इनर्ट इलेक्ट्रोड ही लेंगे, प्लेटिनम ले लो आप लोग, या तो ग्रेफाइट का रॉड ले लो, जो मर्जी वो ले सकते हैं, केवल दोनों इनर्ट होना चाहिए है, ये दोनों में से कोई एक लेना है, प्लेटिनम या तो कार्बन। अब यहाँ पे होता क्या है, Na+ जो होता है, अच्छा NaCl जो है वो टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा, लेकिन वाटर भी प्रेजेंट है। वाटर कहाँ है, पूरे सेल के अंदर। एक्वस लिखने का मतलब ये है कैथोड की तरफ भी वाटर है, एनोड की तरफ भी वाटर है, और वाटर जो होता है वो भी डिसोसिएट होता है, वो भी इलेक्ट्रोलाइट होता है, तो इसका भी यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है, इसलिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वाटर को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो वाटर से क्या आता है बेटा, H+ आता है, हाँ या नहीं, और साथ में क्या आता है, OH- भी आता है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो है दो दो हमको कैटायन और दो एनायन मिल गए। अब दोनों में से किसी एक का रिएक्शन होने वाला है, दोनों का रिएक्शन नहीं हो सकता। दोनों का रिएक्शन हो सकता है क्या, नहीं, एक का रिएक्शन होगा, या तो Na+ का होगा या तो H+ का होगा, या तो Cl- का होगा या तो OH- का होगा। तो दोनों में से जिसका ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होगा, जिसका ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होगा उसी का रिएक्शन होने वाला है। जैसे कि मैं इन दोनों के बीच में अगर कंपेयर करूं, पॉजिटिव आयंस के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं, पॉजिटिव आयंस के बीच में अगर मैं कंपेयर करूं, तो ये हमारे पॉजिटिव आयंस है एंड ये मेरा नेगेटिव आयंस है। तो इन दोनों के बीच में कंपेयर करूं तो ईज ऑफ डिस्चार्ज जिसका ज्यादा होगा वो कैथोड और एनोड प्रोडक्ट बनाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं ईज ऑफ जो डिस्चार्ज मैंने लिखा है किसका ज्यादा है किसका कम है। तो इसको हमको याद करना पड़ता है, जैसे कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग बताया था कि कुछ याद करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ, आपको केवल उसको फॉलो करना है और इसके बाद फिर आंसर निकालना है, ठीक है। चल देखते हैं, एक एक करके अपन देखते हैं। पहले अपन ट्रिक देख लेते हैं और इसका ईज ऑफ डिस्चार्ज भी देख लेते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे ईज ऑफ डिस्चार्ज फॉर मेटल्स, इसी को हम लोग डिपोजिशन टेंडेंसी या डिपोजिशन टेंडेंसी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ईज ऑफ डिस्चार्ज होता है फॉर मेटल के लिए। अगर मैं बात करूं तो फॉर मेटल इसके लिए टर्म है जिसे हम लोग बोलते हैं डिपोजिशन टेंडेंसी। मतलब मेटल की बात करेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डिपोजिशन टेंडेंसी बोलेंगे, क्योंकि वो जाके क्या करते हैं, डिपॉजिट होते हैं, तो इसे डिपोजिशन टेंडेंसी भी कहेंगे मेटल के लिए। ईज ऑफ डिस्चार्ज मतलब डिपोजिशन टेंडेंसी फॉर मेटल। तो मेटल के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले अपन इसका जो है लिख लेते हैं। देखो पहले हम लोग को इतने को याद कर लेना है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो है, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसके लिए हम लोग कुछ निमोनिक्स याद कर लेंगे। जैसे कि हमारे पास क्या है, AU मतलब आओ, AG मतलब सिल्वर, आओ सिल्वर, कप, यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, कप, कप है, आओ सिल्वर कप है, इसको बोलेंगे फिर भी, Fe मतलब फिर भी, फिर भी, ये Fe मतलब फिर भी। पब्लिक, पब्लिक, PB मतलब पब्लिक, SN मतलब सुनती, सुनती, SN मतलब सुनती, और ये हो गया नहीं, पब्लिक सुनती नहीं। तो कितना अच्छा कितना प्यारा निमोनिक्स है। देखो आओ सिल्वर कप है फिर भी पब्लिक सुनती नहीं। हमारे पास क्या है, सिल्वर कप है, हम बुला रहे हैं कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लेकिन पब्लिक फिर भी सुन नहीं रही है, कोई आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा हमारे पास क्या होगा, यहाँ तक एक लाइन हमको समझ में आ चुका है। इसके नीचे हमारे पास एक दूसरा जो है टेंडेंसी तो इससे कम होगा, लेकिन उसके लिए हम लोग दूसरा निमोनिक्स यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको CO CD
देखो इसके लिए हम लोग को निमोनिक्स लिखना है, इसको हम लोग बोले कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। देखो सीडी सीओ लिखा है ना, सीओ मतलब कोल्ड ड्रिंक, सीडी मतलब हो जाएगा छोड़ो, छोड़ो, सीडी मतलब छोड़ो। फीकर, इन दोनों को साथ में मिला के बोलेंगे फी कर, ये फी यहां से आया, कर यहां से आया, तो फिकर, कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, फिकर जरा भी, जरा भी मत करना, एमएन मतलब मत करना। कोल्ड ड्रिंक छोड़ो, फिकर जरा भी मत करना, मतलब बोले कि कोल्ड ड्रिंक को छोड़ दो, कोल्ड ड्रिंक हम नहीं पियेंगे, फिकर मत करना, बिल्कुल फिकर मत करना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास थर्ड आता है, उसे याद करेंगे, Al+3 है, फिर हमारे पास है इसको हम लोग बोले आलू, Al मतलब आलू, Mg मतलब मांगा, मांगा, आलू मांगा, आलू मांगा ना, ना, Ca मतलब कल, आलू मांगा ना कल, काली से, ये दोनों को मिला के क्या बोलेंगे, काली से। काली एक हाइपोथेटिकल पर्सन होगा जिससे हम क्या मांगेंगे, मांगे हैं, आलू मांगे हैं, आलू मांगा था, आलू मांगा ना कल, काली से, तो ये हमारे पास क्या होगा, डिपोजिशन टेंडेंसी हो जाएगा। इसका एक मैं छोटा सा निमोनिक्स तुम लोग को बता दिया हूँ, इसके थ्रू आप लोग इजीली याद कर लेंगे, एक दो बार कर करके आप प्रैक्टिस कर लो, इजीली हो जाता है। अब इसका यूज कैसे करेंगे उसको समझते हैं, लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, नेगेटिव आयन के लिए भी डिस्चार्ज टेंडेंसी ले लेते हैं। फॉर नेगेटिव आयंस, फॉर नेगेटिव आयंस, नेगेटिव आयंस मतलब ये जो ऑक्सीडेशन करने वाले हैं, ठीक है, इनका क्या होने वाला है, रिडक्शन होने वाला है। डिपोजिशन टेंडेंसी किसका देखते हैं, रिडक्शन, जिनका रिडक्शन जल्दी से होगा। फॉर नेगेटिव आयंस हम लोग क्या देखेंगे, ऑक्सीडेशन देखेंगे, कौन जल्दी ऑक्सीडेशन करेगा, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे टेंडेंसी लिखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास होगा I, फिर आ जाएगा Br, फिर आ जाएगा Cl-, फिर आ जाएगा हमारे पास OH-, फिर आ जाएगा हमारे पास NO3-, फिर आ जाएगा हमारे पास SO4-, -2, और फिर हो जाएगा F-। ये हमारे पास होता है, इन्हीं को आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आयंस याद रखने की जरूरत नहीं है, इसी से हमारे सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। ज्यादा क्यों याद करेंगे, जितना से हो जाएगा उतना ही याद करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास इतने से हो जाने वाले। अब कैसे इसको अप्लाई करेंगे उसको समझ लेते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया हुआ है ऑलरेडी, हम लोग जिसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, एक्वस NaCl, उसको ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पे अब बेटा यहाँ पे एक्वस NaCl को देखो, तो यहाँ पे हमारे पास दो आयंस थे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केस टू। यहाँ पे एक्वस NaCl हम लोग लिए थे ना, तो NaCl के साथ पानी भी है, तो Na+ बनेगा और Cl- बनेगा। अब पानी भी है तो इससे क्या आएगा, वाटर से H+ आएगा और OH- आएगा। तो ये हमारे पास आयंस है। अब एक बात बताओ बेटा, हम लोग को किसके किसके बीच में कॉम्पिटिशन देखना है, पॉजिटिव आयन के बीच में और नेगेटिव आयंस के बीच में। तो पॉजिटिव के लिए अपने को इधर चलना है, नेगेटिव के लिए इधर चलना है। तो पॉजिटिव के लिए आप लोग देखो Na+ कहां पे है बेटा, Na+ रहा ये, अच्छा H+ कहां है बेटा, H+ है ये। अब तुम देख के बताओ इन दोनों में इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब ये जल्दी से क्या करेगा, कैथोड के पास जाएगा, जल्दी से जाके कैथोड में इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी H+ का ज्यादा होता है एज कंपेयर टू Na+। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इसका जो है डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है। अब इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली इसी का प्रोडक्ट बनेगा। तो हमारे पास कैथोड के लिए इसके लिए लिखेंगे, एनोड के लिए देख लेते हैं एक बार, फिर दोनों को लिखते हैं, है ना।
एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड दोनों के लिए अपन बात करेंगे क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे दो आयन है, Cl माइनस और OH माइनस। Cl माइनस कहाँ है बेटा, ये रहा। OH कहाँ है, ये रहा। तो Cl ज्यादा है, OH कम है, तो Cl ज्यादा है, OH कम है, तो ये रहा। अब यहाँ पे इसका और इसका दोनों का रिएक्शन होने वाला, पॉजिटिव वाला कहाँ जाएगा, इधर कैथोड की तरफ, नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, इधर की तरफ। तो इसको लिख लो, Cl माइनस तो जाएगा यहाँ जाके क्या बनाएगा, Cl2 गैस बना देगा और साथ में क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, 2 इलेक्ट्रॉन इससे लूज कर दिए, तो यहाँ पे बैलेंस कर लिया हमने। कैथोड में किसका रिएक्शन, इसका रिएक्शन, तो ये H+ यहाँ पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और जाके यहाँ पे H2 बना लेगा। क्या बनाएगा, H2 बना लेगा, क्योंकि ये भी H2 गैस के फॉर्म में ही रहता है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 H+ आ गए, तो ये बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे बैलेंस करने के बाद हम लोग को नेट रिएक्शन, अगर मैं लिखूं नेट रिएक्शन, तो क्या होगा बेटा, नेट रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, ये दोनों रिएक्शन को मर्ज करके लिखना है, तो हम लोग बोलेंगे 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इट विल गिव्स यू H2 गैस, और Cl जो है 2Cl माइनस, ये किस में कन्वर्ट होता है, Cl2 गैस में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसने किए। अब देखो इलेक्ट्रॉन बैलेंस है, तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग सीधा सीधा क्या करेंगे, इसको काट देंगे। तो यहाँ से नेट रिएक्शन हमारे पास क्या आ गया, 2H+ प्लस 2Cl माइनस, इससे हमको मिला H2 गैस और साथ में आ गया Cl2 गैस। दैट्स इट, बस इतना ही है। अब ये जो है इसके पूरे पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे, इसमें क्या क्या चीजें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस कॉन्टेक्स्ट में हमको क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कि ये जो NaCl एक्वस होता है ना, मैं इसको एक बार नोट कर लो, है ना, इसको एक बार नोट कर लो हम लोग, क्योंकि पॉइंट्स पूरे लिखने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार नोट कर लो इसको, मैं हट जाता हूँ, नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ। पहला चीज तो ये समझ लो, NaCl एक्वस को हम लोग बोलते हैं ब्राइन, दिस इज कॉल्ड एज ब्राइन। अब NaCl एक्वस जो होते हैं, यहाँ पे दो प्रकार के आयन हैं, एक हमारे पास Na+ है, H+, पॉजिटिव 2 आयन, नेगेटिव 2 आयन। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन करने वाली है, इसे हम लोग बोलते हैं एक्टिव आयन, क्योंकि इसका रिएक्शन होता है, या रिएक्टिव आयन, एक्टिव आयन, रिएक्टिव आयन, कुछ भी बोल सकते हैं। जो प्रोडक्ट बनाएंगे, जिनका डिपोजिशन टेंडेंसी ज्यादा होता है, वो होता है एक्टिव आयन, और जिसका डिपोजिशन टेंडेंसी कम होता है, जो सॉल्यूशन के अंदर एज इट इज पड़े रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्टेटर आयन। जैसे यहाँ पे ये क्या है, स्पेक्टेटर आयन। इसी तरीके से Na+ भी हमारे पास क्या है, स्पेक्टेटर आयन ही है, स्पेक्टेटर आयन। तो यहाँ पे दो स्पेक्टेटर आयन कौन कौन से हैं, Na+ और OH-। दो एक्टिव आयन कौन से हैं, H+ और Cl-। क्लियर सबको, हाँ या नहीं। जिसका डिपोजिशन टेंडेंसी जिस मेटल का ज्यादा होगा, वो जाके पहले रिएक्शन करेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, एक्टिव है। जिसका डिपोजिशन कम होगा, उसे हम लोग बोलेंगे स्पेक्टेटर आयन। अगर हम लोग नॉन मेटल के लिए बात करते हैं, तो केवल ईज ऑफ डिस्चार्ज बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कॉमन तरीके से बोले, तो ईज ऑफ डिस्चार्ज किसका ज्यादा है, इसका ज्यादा है, इसका कम है। तो ये एक्टिव आयन, ये स्पेक्टेटर आयन है। ये इन दोनों के बीच में ये एक्टिव आयन और ये स्पेक्टेटर आयन हो जाएगा। क्लियर सबको। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन से हैं बेटा, तो दो हैं, Na+ OH-। अच्छा, यहाँ पे एक्टिव आयन कौन कौन से हैं, एक्टिव आयंस, तो ये होते हैं हमारे पास H+ और Cl-, H+ एंड Cl-। तो ये दोनों हमारे पास क्या हो गए, एक्टिव आयन हो गए। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ने वाला है, हमको ये पता चलता है कि ये सॉल्यूशन कैसा होगा। जैसे Na+ है, OH- है, तो इसमें OH- का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, क्योंकि ये तो बाहर गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये दोनों हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर बच जाएगा। तो जो बचेगा उसके हिसाब से ही सॉल्यूशन का नेचर डिसाइड होता है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि NaOH बनाने का ये मेथड है, दिस इज ए मेथड, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस मेथड
इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ NaOH। NaOH बनाने का एक मेथड भी है। अच्छा, NaOH अगर बन रहा है तो इसका pH क्या होगा? pH अगर बेस होता है तो उसका pH ज्यादा होता है, तो इसका मतलब समय के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसका pH भी बढ़ने वाला है। तो अगला जो लास्ट पॉइंट है यहां पे मैं लिख देता हूं, pH इंक्रीजेज विथ टाइम। अब सबको समझ में आया pH क्यों बढ़ेगा? क्योंकि OH माइनस का कंसंट्रेशन एक समय के बाद बढ़ेगा, और OH माइनस बढ़ना मतलब pH का बढ़ना। क्लियर सबको? हाँ, तो ये हमारे पास बेसिक पॉइंट्स मैंने लिखवा दिए तुम लोगों को। ये पूरी रिएक्शन को जैसे हमने डील किया, सभी रिएक्शन को ऐसे ही आपको डील करना है कि क्या स्पेक्टेटेड आयन है, क्या एक्टिव आयन है, किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा है, एनोड में क्या बनेगा, कैथोड में क्या बनेगा, नेट रिएक्शन क्या होंगी, क्या क्या उस रिएक्शन की खासियत है, उसको अपन को एक एक करके डील करना है। तो हम लोग बात करते हैं केस नंबर थर्ड। केस नंबर थर्ड अपन लिखते हैं, इसको नोट कर लो एक बार फटाफट से। ठीक, चलो केस नंबर थर्ड अपन देख लेते हैं। थर्ड केस नंबर 3। जैसे मान लो मैं CuSO4 को एक्वस ले लेता, CuSO4 एक्वस ले लिया, और यहाँ पे हमने प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड यूज किया हुआ है, CuSO4 एक्वस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। तो आपको केवल इतना मालूम होना चाहिए, CuSO4 से क्या आने वाला है बेटा, Cu+2 आने वाला है, और SO4-2 आने वाला है, और यहाँ पे H2O से क्या आने वाला है, H+ आने वाला है, और OH- आने वाला है। अब यहाँ पे हमको दो आयन दिखाई दिए, यहाँ पे दो आयन दिखाई दिए। अब हम लोग एनोड लिख लो और कैथोड लिखो, कैथोड लिखो। अब यहाँ पे एनोड में क्या है आपके, अब देखो एनोड में क्या है, एनोड में हमारे पास कौन सा आयन आएंगे, एनोड में ये दोनों आयन आएंगे, SO4-2 और OH-। इसको बाद में लिखते हैं, पहले ये दोनों आयन आएंगे। तो SO4 और OH में देखो, SO4 यहाँ पे है, OH यहाँ पे है, तो यहाँ पे इसका कम होता है, इसका ज्यादा होता है, दिख रहा है हम लोग को, साइन लगा हुआ है। तो इससे इसका जो है, जो इसका टेंडेंसी है वो कम है, इसकी टेंडेंसी ज्यादा है, तो इसका ये बन जाएगा हमारा एक्टिव आयन। दिस इज एक्टिव आयन, एक्टिव आयन बनेगा, और ये बनेगा स्पेक्टेटर आयन। अब जो एक्टिव आयन होता है उसी का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे OH- का यहाँ पे रिएक्शन होने वाली है, ऑक्सीडेशन होने वाला है। इस बात को याद रखना कि अगर OH- जाता है O2 बनाता है, H+ जाएगा तो H+ बनाएगा, H+ से क्या बनता है, H2 गैस बनता है ना। यहाँ पे OH- क्या बनाएगा, ये बनाएगा O2 गैस, तो यहाँ पे बनेगा O2 गैस, साथ में यहाँ पे H है, तो ये H+ के साथ हमको इसको बैलेंस करना होता है। H जो निकला यहाँ पे, जो H था उसको बैलेंस जब भी करेंगे तो H+ लगा के बैलेंस करेंगे। तो 2 H+ 2 यहाँ पे ऑक्सीजन निकल गया, तो टोटल चार्ज बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, टोटल -2 का चार्ज है। अभी इसमें कितना है, टोटल +2 का चार्ज है। -2 और +2 के बीच में कितने का डिफरेंस होता है बेटा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 4 होता है, 4 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस यहाँ पे है। तो हम 4 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिख देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे कैथोड को समझते हैं, कैथोड, ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन हो गया। ये ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, किसका रिएक्शन, एनोड का। कैथोड का देख लो, कैथोड में कौन कौन आएंगे, Cu+2 और H+। तो कौन स्पेक्टेटर है और कौन एक्टिव है उसको देख लो। तो Cu कहाँ है बेटा, ये रहा Cu। H+ कहाँ है, यहाँ पे है। इसका जो है टेंडेंसी ज्यादा है, इसका टेंडेंसी कम है, तो इसका हो जाएगा एक्टिव आयन, ये बन जाएगा एक्टिव आयन, इसका हो जाएगा रिडक्शन, और ये स्पेक्टेटर आयन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्पेक्टेटर आयन होगा, SI लिख देता हूँ, स्पेक्टेटर आयन, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्टिव आयन, AI हो जाएगा। ठीक है, स्पेक्टेटर आयन, ये एक्टिव आयन। तो यहाँ पे इसका रिएक्शन होना है, तो यहाँ पे क्या होगा, Cu+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Cu डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, हाँ या नहीं। अब क्या करेंगे, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन बराबर होना चाहिए, तो मैं इस पूरे रिएक्शन को क्या करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 2Cu+2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, दिस विल गिव्स यू Cu कितने, 2 Cu डिपॉजिट होने वाले हैं।
तो इसको आप चाहो तो सॉलिड लिख लो, क्योंकि ये डिपॉजिट होंगे तो क्या बनेंगे, सॉलिड बनेंगे। जैसे यहाँ पे गैस बना था, यहाँ पे सॉलिड बनेगा। तो नेट रिएक्शन क्या होगा बेटा, तो दोनों को जोड़ के लिखो, नेट रिएक्शन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो क्या होगा, Cu+2 इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, इलेक्ट्रॉन दोनों का बराबर होगी ना, तो 2Cu प्लस रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे क्या है, O2OH-, प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट में है 2Cu प्लस इसका प्रोडक्ट क्या है O2, और यहां पे क्या आ जाएगा 2H+, तो ये हमारा जो है प्रोडक्ट है। अब एक चीज बताओ मेरे को, आप लोग ध्यान से देख के बताओ, रिएक्टेंट साइड में क्या दिखाई दिया, OH-, प्रोडक्ट साइड में क्या दिखाई दिया, H+, मतलब OH- कंज्यूम हो रहे हैं, H+ बन रहा है। तो जब H+ बनेगा तो इसका pH बढ़ेगा या कम होगा, तो हम लोग जानते हैं कि H+ कंसंट्रेशन बढ़ने पर pH डिक्रीज होता है। तो इस सॉल्यूशन का जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम pH डिक्रीज करेगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट साइड में दिखाई देगा वो कंज्यूम हो रहा है, और जो प्रोडक्ट साइड में दिखाई दे रहा है वो बन रहा है, H+ बन है, H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसका pH डिक्रीज करेगा। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें स्पेक्टेटर आयन कौन है, स्पेक्टेटर आयंस आप लोग को मालूम है स्पेक्टेटर आयन कौन कौन है, एक तो H+ हो गया, एक SO4-2, तो H+ हो गया और SO4-2 हो गया। तो ओवरऑल हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहां से आप H2SO4 बना सकते हो। क्या बनाओगे, H2SO4, ये H2SO4 बनाने का मेथड है। दिस इज अ मेथड, दिस is a method of preparation of H2SO4। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से इसका यूज करना है। आपको अगर ये पूरे सीक्वेंस मालूम है तो आप किसी का भी स्पेक्टेटर आयन निकाल सकते हो और किसी का भी एक्टिव आयन निकाल सकते हो। ठीक है, कौन स्पेक्टेटर बनेगा कौन एक्टिव बनेगा, ये आपको अगर समझ में आ जाता है तो एनोड और कैथोड प्रोडक्ट समझ में आते हैं। क्या इससे प्रोडक्ट बना वो आपने देख लिया, स्पेक्टेटर आयन देख लिया, तो क्या फॉर्मेशन हो रहा है वो आपको समझ में आता है कि हाँ ये मेथड से ये बनने वाला है, ये जो है गैस बनेगा, ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या बन गया, देखो इसमें कितनी खूबसूरत रिएक्शन है, इसमें कितनी सारी चीजें बन रही है। इस रिएक्शन से हम लोग O2 गैस बना सकते हैं, जो कि कोरोना के समय हमको बहुत ज्यादा नीड थी। अच्छा, इसमें क्या बना सकते हैं, कॉपर, कॉपर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मेटल है, उस मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या हो सकता है, H2SO4 बनेगा, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल है, आप लोग सबको जानते हो कि H2SO4 का रोल क्या होता है। ठीक है, ग्लोबली कितना इंपॉर्टेंट केमिकल है आप लोग को मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। तो कितने इंपॉर्टेंट जो है हमारे पास चीजें बनती हैं बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 एक्वस इन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ठीक ठीक, अब अगला देखते हैं हम लोग, जो केस है हमने समझ लिया डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है वो समझ लिया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे रोल ऑफ इलेक्ट्रोड क्या होता है, किस तरीके से इलेक्ट्रोड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इलेक्ट्रोड चेंज करने पर किस तरीके से हमारे प्रोडक्ट भी चेंज होते हैं। अभी तक हमने जो बातें की हैं वो केवल इनर्ट इलेक्ट्रोड के लिए बात की है, रिएक्टिव या एक्टिव इलेक्ट्रोड के लिए हम लोगों ने बातें नहीं की है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोड का नेचर समझेंगे, क्या क्या तरीके के इलेक्ट्रोड होते हैं उसको समझेंगे। तो बेटा जो इलेक्ट्रोड होता है ना हमारे पास, इलेक्ट्रॉन वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारे पास एक्टिव इलेक्ट्रॉन और एक होता है हमारे पास इनएक्टिव इलेक्ट्रॉन। अब इसका सिंपल सा बहुत जल्दी हम लोग क्विक जो है इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन मतलब क्या, इसका काम लिख लेते हैं। जैसे इनएक्टिव जो होता है, डू नॉट पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शन, तभी तो इनएक्टिव है। एक्टिव होता तो पार्टिसिपेट करता। ये क्या है, पार्टिसिपेट्स इन रिएक्शंस।
दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे लिखूं तो दे प्रोवाइड सरफेस फॉर रिएक्शन। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी अपना सरफेस तो प्रोवाइड करेगा ही करेगा। दे प्रोवाइड देयर सरफेस। अच्छा, तीसरा जो है कंडक्शन होना चाहिए, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इनका भी काम वही होने वाला है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, इसका एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल जैसे हमारे पास 3 एग्जांपल में तुम लोग बता रहा हूं, उसको याद कर लेना। पहला जो है प्लेटिनम हो गया, दूसरा हो गया हमारे पास कार्बन ग्रेफाइट, और तीसरा हमारे पास हो गया Hg मरकरी। ठीक है, तो कोई भी ये तीनों में से कोई भी जो है सभी इनर्ट होते हैं। अच्छा, खुद का रिएक्शन नहीं होने वाला। इसका एग्जांपल देख लो, इसका एग्जांपल जैसे Ni निकल हो गया, किसी का भी कोई भी मेटल का अगर हमने इलेक्ट्रोड ले लिया, आयन और मेटल में फर्क होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। Na+ लिखेंगे तो वो आयन है बेटा, वो मेटल का रॉड नहीं है। यहाँ पे आयन नहीं लेंगे, मेटल का रॉड लेंगे, तो Na पूरा होना चाहिए मेटल, Cu मेटल। वैसे ही हमारे पास मान लो आप कोई मेटल ले लेते हैं जैसे Zn मेटल, तो ये सब जो है मेटल के इलेक्ट्रोड होंगे और ये सब एक्टिव होंगे क्योंकि इनका खुद का रिएक्शन होगा। दे इन्वॉल्व इन रिएक्शन। अभी मैं समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था CuSO4 एक्वस और यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें कॉपर का इलेक्ट्रोड लेने वाले। कॉपर इलेक्ट्रोड हमारा कैसा है इस बार, कॉपर, मतलब कॉपर को ही लिए हम लोग। कॉपर का सॉल्यूशन भी है, कॉपर के इलेक्ट्रोड भी है। अब कॉपर के इलेक्ट्रोड लेंगे तो यहाँ पे क्या होने वाला है, ये देखो, ये जो है ये कॉपर के इलेक्ट्रोड है, ये भी कॉपर है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर CuSO4 है, मतलब Cu+2 आयन है और SO4-2 आयन है। तो यानी कॉपर का इलेक्ट्रोड भी ले रहे हैं और कॉपर का सॉल्यूशन भी ले रहे हैं। बैटरी से कनेक्ट करते ही यहाँ पे ये एनोड हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हमारे पास है और स्पेक्टेटर आयन कौन से होंगे, क्या होंगे, उसको देखते हैं। अच्छा, इसमें केवल इतना ही नहीं है, हमारे पास H2O भी है तो H+ भी आएगा, OH- भी आएगा। इस बात को भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास 3 आयन हो गए, पॉजिटिव आयन कितने हो गए, 3, 1 2 3 कहाँ है सर, तीसरा कहाँ है, तीसरा तो है ही नहीं पॉजिटिव आयन। अभी बताता हूँ। नेगेटिव आयन कितने हैं, 3। अच्छा, पॉजिटिव तो 2 ही होंगे, पॉजिटिव 2 होंगे, नेगेटिव 3 होंगे। कैसे होंगे देखो, SO4-2 है, OH- है और Cu। अब Cu क्या है उसको समझेंगे। ये तीनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो इसका क्या होना है, ऑक्सीडेशन, इसका भी क्या होना है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर जो मेटल है वो भी ऑक्सीडाइज होके Cu+2 बनता है। तो एक चीज याद रख लेना, अगर नॉन मेटल है उसका ऑक्सीडेशन से ज्यादा एक मेटल का ऑक्सीडेशन टेंडेंसी होता है। अगर मेटल पूरा जो है न्यूट्रल मेटल है, वो डेफिनेटली उसका जो है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी नेगेटिव आयन से ज्यादा होती है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये दोनों रह जाएंगे, लेकिन Cu जो होगा वो Cu से Cu+2 बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करने वाला है, क्योंकि इसका जो है इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी इन दोनों के कंपैरिजन में ज्यादा होती है, क्योंकि मेटल का हमेशा ही इलेक्ट्रॉन देने का नेचर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास एनोड और कैथोड इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। तो एनोड में क्या होगा, इन तीनों में से Cu जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा Cu+2 में और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। लेकिन इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव आयन के लिए तो कॉपर का आपको मालूम है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने लिखवाया था कि कॉपर का जो होता है उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज ज्यादा होता है एज कंपेयर टू H+। तो यहाँ पे कॉपर+2 का ही रिएक्शन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, कॉपर डिपॉजिट होगा। अब ये खूबसूरती देखो, कॉपर का ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर+2 का रिडक्शन हो गया, मतलब कॉपर ही कॉपर के साथ हम खेल रहे हैं और इसका हम यूज करते हैं कहाँ पे,
एक एक पॉइंट लिख लेते हैं, शुरुआत से पॉइंट लिखते हैं। बताओ सबसे पहले स्पेक्टेटर आयन कौन कौन से हैं? स्पेक्टेटर आयंस, तो बेटा देखो OH माइनस है, SO4 माइनस 2 है, OH माइनस SO4 माइनस 2, ठीक है। और यहाँ पे H प्लस है, यहाँ पे क्या है? H प्लस है। ये स्पेक्टेटर आयन है। अच्छा एक चीज सुनो, कॉपर जितना नीचे आ रहा है उतना ही कॉपर प्लस 2 बन रहा है। इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट चेंज विथ टाइम। अगला इंपॉर्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट चेंज विथ टाइम। समय के साथ इसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। कैसे कंसंट्रेशन होगा? आप खुद सोच के बताओ कैसे होगा। मान लो एक Cu+2 नीचे आया, एक Cu+2 ऊपर चला गया, तो ओवरऑल कितने का चेंज हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, जितना नीचे आया था उतना ही ऊपर चला गया। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा? इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट चेंज विद टाइम। अगर कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, पीएच भी चेंज नहीं होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन भी चेंज नहीं होने वाला। पीएच ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट चेंज, पीएच भी चेंज नहीं होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? तो प्रोडक्ट इसमें बनेगा हमारे पास दो प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट जो ओवरऑल प्रोडक्ट बना है वो हो रहा है कॉपर। प्रोडक्ट जो ओवरऑल बनेगा, प्रोडक्ट दैट इज कॉपर, कॉपर ही प्रोडक्ट है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ये जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये होता है रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफाइन। इससे हम लोग इम्प्योर कॉपर को प्योर कॉपर में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज, ये अगला पॉइंट लिख लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। मेटलर्जी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिफाइनिंग ऑफ मेटल, जिसमें हम लोग क्या करते हैं? कॉपर को रिफाइन करते हैं। तो दिस इज ऑल्सो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर की रिफाइनिंग है बेटा, है ना? कॉपर ही बनना, तो कॉपर का रिफाइनिंग हुआ है। अच्छा अगला क्या हुआ है? अगला क्या पॉइंट लिख सकते हैं? कॉपर की ये रिफाइनिंग कर दी, ठीक है। अच्छा और कोई पॉइंट नहीं है, इससे ज्यादा क्या ही लोगे तुम? पूरा तो कहानी बता ही चुका हो तुम लोग, और जो कुछ होगा तुम लोग समझ लेना। अच्छा आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट केस। अपन NaCl लिए थे, एक्वस लिए थे, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले? एनोड और कैथोड, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। हम कैथोड के इलेक्ट्रोड को चेंज करेंगे। एनोड का अभी भी प्लेटिनम रखेंगे, कैथोड को हम लोग Hg कर देंगे। क्यों? क्योंकि मेटल के साथ ये थोड़ा सा अलग बिहेव करता है। Hg जो इलेक्ट्रोड होता है मेटल के साथ थोड़ा अलग बिहेव करता है। Hg एमलगम बनाता है तो मेटल को फेवर करता है। मेटल का हालांकि क्या होता है? उसका ईज ऑफ डिस्चार्ज कम होता है, जैसे कि मैंने तुम लोगों को लिखवाया है। लेकिन Hg आने की वजह से Hg अपना पोटेंशियल लगाने लगता है और ये मेटल को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो आयंस है Na और Cl, H+ और OH-, तो Na+ जो है बेटा ये एक्टिव बन जाता है और H+ जो है स्पेक्टेटर बन जाता है। ये फर्क है, Hg के आते ही ये फर्क। यहाँ पे तो कोई चेंज नहीं, तो यहाँ पे तो वही सेम होने वाला है। Cl- जाएगा 2Cl, Cl2 बनाएगा, Cl- जाएगा और जाके Cl2 बनाएगा और दो इलेक्ट्रॉन ये लूज करके चुपचाप बैठ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, जो H+ जाता था उसकी जगह पे Na+ जाने लगेगा, यानी कि 2Na+, दो इलेक्ट्रॉन गेन करके Na सॉलिड बन जाएगा। एमलगम के फॉर्म में Hg इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होने लगेगा। तो ये रिएक्शन होती है जब हम Hg इलेक्ट्रोड लेते हैं। जब कोई मेटल होता है तो मेटल के लिए उसका खास अपना इन्वॉल्वमेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो अगला केस देख लेते हैं। अगला केस है हमारे पास कंसंट्रेशन का। तो ये पूरा हो गया इलेक्ट्रोड का केस, मैंने बता दिया। इलेक्ट्रोड चेंज करेंगे तो हमारे पास अलग अलग तरीके से इलेक्ट्रोड होने की वजह से अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं।
कंसंट्रेशन देखो बेटा, कंसंट्रेशन फिर खत्म करते कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन में क्या होता है, सबसे पहला जो होता है H2SO4 को देखते हैं। H2SO4 अगर मैंने यहाँ पे H2SO4 डाइल्यूट ले लिया, एक्वस ले लिया, तो यहाँ से हम लोग को बनता है H2 से H+, 2H+ और SO4 माइनस। वाटर से क्या आएगा बेटा, वाटर से आएगा H2O से क्या आएगा, H+ आएगा और OH माइनस आएगा। हालांकि हम लोग को मालूम है कि जब यहाँ पे रिएक्शन होगी तो स्पेक्टेटर आयन कौन बनेगा, तो SO4 और इसमें ये स्पेक्टेटर बनेगा और ये बनेगा हमारे पास एक्टिव। इसके लिए तो दोनों कॉमन है तो कोई सोचना ही नहीं है, तो एनोड लिखो और कैथोड लिखो। अब एनोड और कैथोड का रिएक्शन लिखो, नेगेटिव वाले को भेजो, एक्टिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे जाएगा तो OH, एक्टिव जो आयन है वो जाएगा तो क्या होगा, OH माइनस वहां पे जाके O2 गैस बनाएगा, साथ में 2H+ आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर जाएगा, तो इसको बैलेंस कर लेंगे। कैथोड में जाएंगे तो यहाँ पे कैथोड में तो H+ ही है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा और यहाँ से H2 गैस बना लेगा। तो ये सिंपल सा रिएक्शन है, मतलब कुल मिला के दोनों रिएक्शन देखोगे तो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इन प्रेजेंस ऑफ एसिड बोल सकते हो इसको, क्योंकि आपने एसिड लिया था, एसिड के प्रेजेंस में वाटर का क्यों, OH और H+ ही तो है, केवल 2 ही तो दिख रहे हैं, OH का रिएक्शन और H+ का रिएक्शन, यानी वाटर का रिएक्शन हुआ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, तो वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस से O2 गैस बना, H2 गैस बना, बस इतना सिंपल सा है। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो मैं H2SO4 कंसंट्रेटेड ले लेते हैं, H2SO4 कंसंट्रेटेड, कितना कंसंट्रेटेड, 30% और मोर, 30% और इससे ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता, यहाँ पे भी हमारे पास सेम है, 2H+ है प्लस SO4 माइनस 2 है और यहाँ पे H+ है और यहाँ पे OH माइनस है, बट यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा होने के कारण से हमारी इसके कंसंट्रेशन बढ़ जाएंगे, इसके कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इसकी टेंडेंसी बढ़ जाएगी। कंसंट्रेशन अगर अपन ज्यादा करते हैं तो जो टेंडेंसी है वो बढ़ने लगती है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे चेंजेस कहाँ आ रहा था, इस जगह पे एनोड पे, कैथोड में तो सेम रहेगा क्योंकि दोनों का टेंडेंसी तो सेम ही होगा। तो यहाँ पे हमारे पास मेन फोकस करना है एनोड के ऊपर, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी और कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी। तो एनोड पे होगी SO4 का रिएक्शन, तो यहाँ पे एक्चुअली हम बोल सकते हैं H2SO4 का पूरा का रिएक्शन हो रहा है और यहाँ जाके क्या बनता है, H2SO8 बनता है। तो इसको आप क्या कर लो, इसको ट्वाइस कर लो और प्लस क्या बनता है, H+ बनता है, और क्या बनता है, H+ बनता है। अच्छा H+ को भी छोड़ दो, ऐसे में तुमको शॉर्टकट बताता हूँ, देखो ध्यान से एनोड का रिएक्शन देखो, तो यहाँ पे क्या होगा, 2H+ प्लस 2SO4 माइनस 2, it will gives you H2S2O8। अब यहाँ पे अगर टोटल देखेंगे तो +2 प्लस -4, तो ओवरऑल -2 होगा। तो -2 को बैलेंस करने के लिए अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। और कैथोड में क्या होगा, कैथोड में हमारे पास H+ आए थे, तो H+ जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और यहाँ पे H2 गैस बना लेगा, 2H+ जो है H2 गैस बना लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन चेंज करने पर यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट बदल गई। तो ये क्या बना बेटा, इसे हम लोग बोलते हैं मार्शल एसिड, यानी कि इससे कंसंट्रेशन बढ़ाने पर हमने मार्शल एसिड बना दिया। क्या बना दिया, मार्शल एसिड बना दिया, ठीक है। तो एक हमारे पास मैंने तुम लोगों को क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का एक लेक्चर मैंने तुम लोगों को दे दिया है, इसको बढ़िया से देखो, समझो क्या क्या बोला गया उसको देखो। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, उसके थ्रू और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, इस टॉपिक के ऊपर बढ़िया कमांड हो जाएगा। तब तक के लिए बाय, आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।